हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स एग्ज़ाम में अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग पर डे क्लास अटेंड कर रहे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से अच्छी कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं, देखते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। रवि नॉक्ड ऑन द डोर। रवि ने दरवाजा खटखटाया। सेकेंड हो जाता है मैथमेटिक्स इज आ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। गणित एक दिलचस्प विषय है। अब इसमें हम इसको सही करते हैं। देखिए, रवि नॉक्ड एट द डोर, यहाँ पे ऑन द डोर है, ऑन द डोर ना होकर एट द डोर होगा। और मैथमेटिक्स इज अन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब यहाँ पे ए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और यहाँ पे आपका सही में आपका एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका जो वॉवेल्स होता है, क्योंकि जो अल्फ़ाबेट्स वर्ड होते हैं वो कितने होते हैं, तो 26 वर्ड्स होते हैं। इसमें आपके 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अगर वॉवेल से स्टार्ट होता है, वॉवेल्स यानी ए हो जाता है, ई आई ओ और यू, इनसे स्टार्ट होता है। तो जब कोई चीज़ हम एक, जैसे एक के लिए बोलते हैं, तो वहाँ पे एन का यूज़ होगा। और अगर कॉन्सोनेंट्स में है, जैसे बस हो गया, कार हो गया, डॉग हो गया, इस तरह से है तो आपका ए यूज़ होगा। इस तरह से चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कंजक्शन। रिक्त स्थानों को सही संयोजन से भरे। कंजक्शन मतलब होता है संयोजन। He is so poor dash dash he cannot buy books। क्या है? वो बहुत गरीब है, वो डैश डैश किताबें नहीं खरीद सकता। I was sleeping dash dash he come here। मैं सो रहा था, वो यहाँ आया। अब इसमें फिलअप करना है। ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई बुक्स। वो इतना गरीब है कि वो किताबें नहीं खरीद सकता। इतना गरीब है यानी दैट ही कैन नॉट बाई बुक्स, यानी ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई बुक्स। आई वॉज स्लीपिंग वेन ही कम हियर। When he come here यानी कि जब वो यहाँ आया तो मैं सो रहा था। जब वो यहाँ आया, जब के लिए when का यूज करेंगे, इसलिए जहाँ पे आपकी खाली जगह है वहाँ पे आप when का यूज करेंगे। उसके बाद आपका हो जाता है राइट वन वर्ड। अब आपको वन वर्ड में लिखना है। जैसे हिंदी में आते हैं एक, जैसे कि एक शब्द में लिखना होता है। जो ईश्वर में विश्वास रखे उसको एक वर्ड में क्या कहते हैं, जो ईश्वर में विश्वास ना रखे उसको एक वर्ड में क्या कहते हैं। इसी तरह आपका इंग्लिश में भी हो जाता है, तो समझ लेते हैं। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड। ऐसा व्यक्ति जो मानता है कि कोई ईश्वर नहीं है, यानी ईश्वर में विश्वास नहीं करता, उसको क्या कहते हैं, एक वर्ड में आपको बताना है। द कैन बी बिलीव्ड, तो इसमें क्या कह रहे हैं, इस पर विश्वास किया जा सकता है, यानी जो विश्वास के पात्र है, जिस पे विश्वास किया जा सकता है, उसे एक वर्ड में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड, यानी जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसको क्या कहते हैं, तो एथिस्ट कहते हैं, यानी कि नास्तिक कहते हैं। और दैट कैन बी बिलीव्ड, यानी जो विश्वास के पात्र है, विश्वसनीय है, उसे क्या कहते हैं, तो क्रेडिबल कहते हैं। इस तरह से हो जाता है। और आप लोग सभी लोग परिचित हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में भी आए थे कि वन वर्ड आपको लिखना है, वन वर्ड में आपको लिखना है। तो इसी तरह से आपके ये क्वेश्चंस आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड। यहाँ पे कह रहे हैं रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरिए। डोंट बीट डैश डैश द बुश। मत मारो डैश डैश झाड़ियाँ। वी शुड पे अटेंशन डैश डैश द एडवाइस ऑफ द टीचर्स। हमें ध्यान देना चाहिए शिक्षकों की सलाह पर। डोंट बीट अराउंड ही बुश। इधर उधर मत घूमो, यानी हमें क्या है, इधर उधर मत घूमो। तो डोंट बीट अराउंड ही बुश, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अराउंड हो जाएगा आपका। वी शुड पे अटेंशन टू द एडवाइस ऑफ द टीचर।
तो यहाँ पे आपका क्या फिल करना रहेगा, यहाँ पे देखिए वी शुड पे अटेंशन टू आपको फिल करना रहेगा। What do you understand by grammar translation method? व्याकरण अनुवाद विधि से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आप बताएं। यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यानी व्याकरण अनुवाद विधि होता है। क्या होता है, तो व्याकरण अनुवाद विधि हो जाता है, ठीक है ना, अनुवाद विधि हो जाता है। इसके बारे में समझ लेते हैं, विधि है यहाँ पे। The first step in learning a foreign language is to get at the meaning of new words, phrases and sentences. किसी विदेशी भाषा को सीखने में पहला कदम नए शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों के अर्थ जानना है। In the case of English, a word-for-word translation of English word, phrases and sentences should be taught by translating them into the mother. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अंग्रेजी के मामले में अंग्रेजी शब्दों, वाक्यों और यानी वाक्यांश, वाक्यों का शब्दांश अनुवाद करके उन्हें मातृभाषा में अनुवाद करके सिखाया जाना हो जाता है। और यहाँ पे होता है मदर टंग यानी मातृभाषा में, ठीक है ना। इट हैज बीन फेल्ट बाय द proponents of this method that the vocabulary and phraseology of the foreign languages could be best interpreted by translating its meaning into the mother tongue. इस पद्धति के प्रवर्तकों द्वारा यह महसूस किया गया है कि किसी विदेशी भाषा की शब्दावली और पदावली की सबसे अच्छी व्याख्या उसके अर्थ को मातृभाषा में अनुवाद करके की जा सकती है। This method is based on this assumption that translation interprets foreign phraseology in the best manner. यह पद्धति इस धारणा पर आधारित है कि अनुवाद विदेशी पदावली की सर्वोत्तम ढंग से व्याख्या करता है। In the process of interpreting in the foreign phraseology in assumption, ये आपका हो जाता है व्याख्या की प्रक्रिया में विदेशी पदावली को आत्मसात कर लिया जाता है। द स्ट्रक्चर कॉन्ट्रास्टेड विद दैट द मदर टंग, किसी विदेशी भाषा की संरचना को सबसे अच्छी तरह तभी सीखा जा सकता है जब उसकी तुलना मातृभाषा से की जाए। Hence the followers of this method lend much emphasis on the learning of the meaning so that the vocabulary may be enriched. अर्थ सीखने पर अधिक जोर दिया ताकि शब्दावली समृद्ध हो सके। They also placed much emphasis of learning the rules and principle of grammar until the grammar of the mother tongue in mastered. उन्होंने मातृभाषा के व्याकरण में महारत हासिल होने तक व्याकरण के नियमों और सिद्धांतों को सीखने पर भी बहुत जोर दिया। What are the main characteristics of grammar translation method? व्याकरण अनुवाद पद्धति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, समझ लेते हैं इसको। The major characteristics of the grammar translation method are, उत्तर में ये हो जाता है व्याकरण अनुवाद पद्धति की बहुत सारी विशेषताएं हैं जिनको हम इस तरह समझ सकते हैं। The main purpose of the grammar translation method is to learn and language in order to read its literature, to benefit from mental discipline and intellectual improvement. व्याकरण अनुवाद पद्धति का मुख्य उद्देश्य मानसिक अनुशासन और बौद्धिक सुधार से लाभ पाने के लिए किसी भाषा को सीखना, उसके साहित्य को पढ़ना है। जहां तक पढ़ने, लिखने और लिखने के कौशल का सवाल है तो कौशल सुनने और बोलने से अधिक केंद्रित होता है। जब हम क्या करते हैं, चीज़ों को बोलते हैं, सुनते हैं, तो हम क्या करते हैं, अच्छे से उस चीज़ को समझ पाते हैं। एज यहाँ पे समझ लेते हैं, एज फॉर एज स्किल आर कॉन्ट्रेड रीडिंग एंड राइटिंग स्किल आर मोर फोकस्ड दैन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। Grammar translation method takes vocabulary from reading text. The teacher teaches taught translation, memorization and dictionary study. It chooses the sentence as the basic part of teaching and the language practice as well as it focus on the accuracy of grammar and translation. In grammar translation method, teachers
टीच द ग्रामर रूल्स देन गिवन एम्फेसिस। ये हो जाता है व्याकरण और अनुवाद की सटीकता पर केंद्रित है। व्याकरण अनुवाद विधि में शिक्षक व्याकरण के नियमों को पढ़ाते हैं, फिर उदाहरण दिए जाते हैं। शिक्षक लक्षित भाषा के कम सक्रिय उपयोग के साथ मातृभाषा में पढ़ाते हैं। शिक्षक और शिक्षार्थी ज्ञान की पारंपरिक भूमिकाएं बनाए रखते हैं, ट्रांसमीटर और ज्ञान रिसीवर। इस तरह से आपका हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी 2 पॉइंट्स और आपके रह गए, इनको भी देख लें। टीचर टीच इन द मदर टंग विद द लिटिल एक्ट यूज द टारगेट लैंग्वेज। टीचर एंड लर्नर्स मेंटेन ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ नॉलेज ट्रांसमीटर एंड नॉलेज रिसीवर। देखिए यहीं पे हो गया आपका शिक्षक और शिक्षार्थी ज्ञान की पारस्परिक भूमिकाएं बनाते हैं और ट्रांसमीटर और ज्ञान रिसीवर। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट मेथड? प्रत्यक्ष विधि से आपका क्या तात्पर्य है? डायरेक्ट मेथड मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष विधि। इट इज मेथड द फर्स्ट थिंग विच गेट इम्पोर्टेंस इज स्पीच नोट रीडिंग। इस पद्धति में सबसे पहली चीज जिसे महत्व मिलता है वो है वाचन, पढ़ना नहीं। दिस emphasizes based on the principle that fluency is learning and facility is writing follow fluency in speech। यह जोर इस सिद्धांत पर आधारित है कि सीखने में प्रवाह और लिखने में सुविधा के बाद भाषण में प्रवाह आता है। सो लर्निंग टू स्पीक ए लैंग्वेज इज ऑलवेज बाय फॉर द शॉर्टेस्ट रूट द लर्निंग एंड द राइट। इन दिस वे वी मे से दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ, यहाँ पे हो जाता है किसी भाषा को बोलना सीखना हमेशा सीखने और लिखने का सबसे छोटा रास्ता होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका उद्देश्य द डायरेक्ट मेथड इज टू टीच लैंग्वेज डायरेक्टली सो दैट ए डायरेक्ट बॉन्ड में बी इंस्टेब्लिश्ड। प्रत्यक्ष विधि भाषा को सीधे पढ़ाना है ताकि एक सीधा संबंध स्थापित हो सके। द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द मेथड इज सो मिनिमाइज द यूज ऑफ द मदर टंग सिंस इज प्रिजम्ड दैट इज यूज hinders the direct contact of the learners with English options different however of the use of the mother tongue and its extends some attend for its total banishment while others allow its use to some extent। for instance mention and partial say translation in any shape of or form is banished from the classroom including the use of mother tongue and the bilingual dictionary हो जाता है। इस पद्धति में अगली महत्वपूर्ण बात भाषा के उपयोग को कम करना है क्योंकि यह माना जाता है कि इसका उपयोग सीखने वाले के अंग्रेजी के साथ सीधे संपर्क में बाधा डालता है। हालांकि मातृभाषा के उपयोग और इसकी सीमा पर राय अलग अलग है। कुछ इसके पूर्ण उन्मूलन के पक्ष में है जबकि अन्य कुछ हद तक इसके उपयोग की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए मैनसन और पटेल कहते हैं मातृभाषा द्विभाषी शब्दकोश सहित किसी भी आकार या रूप में अनुवाद को कक्षा से गायब कर दिया गया है। क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष विधि के गुण एवं दोषों की चर्चा कीजिए। मेरिट्स मतलब क्या होता है? गुण। डिमेरिट्स मतलब होता है दोष। किसी चीज में अगर गुण होते हैं तो उसमें दोष भी अवश्य ही होते हैं क्योंकि कहते हैं किसी में अच्छाई होती है तो बुराई भी जरूर होती है और बुराई होती है तो उसमें अच्छाई भी जरूर होती है। तो सबसे पहले हम लोग मेरिट्स को जान लेते हैं यानी पहले इसकी अच्छाइयों को जान लेते हैं यानी गुण को जान लेते हैं, उसके बाद दोषों को जानेंगे। विधि के गुण मेरिट्स ऑफ द मेथड। देयर आर फॉलोइंग मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष विधि के निम्नलिखित गुण हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं इसको समझ लेते हैं। इन दिस मेथड सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ स्पीच। इस पद्धति में वाक्य वाणी की इकाई है। वर्ड्स taught in related situations leave every listening impression of the mind of the student। संबंधित स्थितियों में सिखाए गए शब्द हमेशा के लिए चले जाते हैं। छात्रों के मन पर प्रभाव। It is a natural method because it emphasizes practice in listening and speaking। यह प्राकृतिक विधि है क्योंकि इसमें अभ्यास पर जोर दिया जाता है, सुनना और बोलना। इस पे किस पे जोर दिया जाता है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग पे। ये आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। जो आपका डायरेक्ट मेथड हो जाता है वो किस पे सबसे ज़्यादा फोकस करता है?
तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग, इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन के आते हैं जिसमें आपको टिक करना होता है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं डिमेरिट्स ऑफ द मेथड, यानी कि विधि के दोष क्या क्या है। देयर आर फॉलोइंग डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि के निम्नलिखित अवगुण है। ऑडियो विजुअल एड्स आर नॉट इजीली अवेलेबल, सो द मेथड बिकम्स expensive and is beyond the reach of ordinary schools and teacher। दृश्य श्रव्य सहायता आसानी से उपलब्ध नहीं होती, इसलिए यह विधि महंगी हो जाती है और सामान्य स्कूलों और शिक्षकों की पहुंच से बाहर हो जाती है। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये हो जाता है, जो ऑडियो विजुअल एड्स, और ऑडियो विजुअल एड्स किसको कहते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। तो ऑडियो एड्स किसको कहते हैं, जो हम सिर्फ सुन सके, जैसे रेडियो हो जाता है, और विजुअल एड्स जिसे हम सिर्फ देख सके। लेकिन ऑडियो विजुअल एड्स मतलब जिसे हम देख भी सके और सुन भी सके, जैसे मोबाइल हो जाता है, टीवी हो जाता है, कंप्यूटर हो जाता है, इसमें चीज़ों को हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो ये ऑडियो विजुअल एड्स हो जाते हैं। अब ये इतने आसान तो नहीं है कि सभी लोग यानी सभी स्कूलों में इनकी बहुलता हो, ये हो, तो ये क्या होता है, ये महंगा हो जाता है, यानी इस विधि महंगी विधि हो जाती है और सामान्य स्कूलों और शिक्षकों की पहुंच से बाहर हो जाती है। क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं हर स्कूल में इन सब चीज़ों की सहूलियत हो, तो ये महंगा हो जाता है। ये इसमें एक कहते हैं डिमेरिट्स है, यानी इसका दोष है। दिस मेथड प्रोहिबिट्स इज द यूज ऑफ मदर टंग व्हाइल ए comparison with mother tongue is often desirable of eradicate persistent errors। यानी यह विधि मातृभाषा के उपयोग पर रोक लगाती है, जबकि लगातार त्रुटियों को मिटाने के लिए मातृभाषा के साथ तुलना अक्सर वांछनीय होती है। Since grammar is this method is tongue inductory, therefore students do not acquire mastery of ग्रामेटिकल रूल्स। यानी चूंकि इस पद्धति में व्याकरण आगमनात्मक रूप से पढ़ाया जाता है, इसलिए छात्र व्याकरण संबंधी नियमों में महारत हासिल नहीं कर पाते हैं, इसमें ये चीज़ हो जाती है। तो हम लोगों ने क्या जाना, इसके मेरिट्स भी जान लिए, डिमेरिट्स भी जान लिए, यानी इसके गुणों को भी जान लिया और दोषों को भी जान लिया। आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा और इसको याद कर लीजिए। What are the objectives of teaching process? गद्य पढ़ने के उद्देश्य क्या हैं? Introducing the process lesson, गद्य पाठ का परिचय देना हो जाता है। देखिए, और टीचिंग स्ट्रक्चरल, डिवाइडिंग द नेक्स्ट इनटू स्मॉलर यूनिट्स, टीचिंग वोकैबुलरी, मॉडल रीडिंग बाय द टीचर, साइलेंट रीडिंग बाय द स्टूडेंट्स। यानी शिक्षण संरचनाएं पाठ को छोटी इकाई में विभाजित करना हो जाता है, और शब्दावली शिक्षण हो जाता है, शिक्षण द्वारा मॉडल वाचन हो जाता है, और विद्यार्थियों द्वारा मौन वाचन हो जाता है। इस तरह से ये हो जाता है। उसके बाद हो जाता है टेस्टिंग एम्फेसिजन और टेस्टिंग एप्लीकेशन हो जाता है, यानी समझ का परीक्षण करना हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं समझ का परीक्षण करना हो जाता है और परीक्षण आवेदन हो जाता है। राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ पोएट्री टीचिंग, वाक्य शिक्षण के चरण लिखिए। 8 स्टेप्स फॉर टीचिंग किड्स पोएट्री, यानी बच्चों को कविता सिखाने के 8 चरण हैं। कौन कौन से? रीड द पोएम अलाउड, इंडिफिनिटी एंड द डिफाइंड वर्ड द स्टूडेंट्स डू नॉट नो, रीड द पोएम अलाउड अगेन, summarize the poem, discuss the poem, ask student their experiences, memorize the poem, recite the poem। यहाँ पे आप समझ सकते हैं क्या क्या हो जाता है। कविता को जोर से पढ़ें, जिन शब्दों को छात्र नहीं जानते उन्हें पहचानें और परिभाषित करें। कविता को दोबारा जोर से पढ़ें, कविता का सारांश प्रस्तुत करें, कविता पर चर्चा करें, छात्रों से उनका अनुभव पूछें, कविता याद करें और कविता सुनाएं। इस तरह से हो जाता है। व्हाट द स्ट्रक्चरल अप्रोच, संरचनात्मक दृष्टिकोण क्या है? अब देख लेते हैं संरचनात्मक दृष्टिकोण के बारे में। देयर इज ए कंट्रोवर्सी regarding this system whether it should be considered as the approach or method
इस प्रणाली को लेकर विवाद है कि इसे एक दृष्टिकोण माना जाए या पद्धति। विदाउट गोइंग इनटू ए academic discussion is what suffice to say that since the approach takes a constant form its application, अकादमिक चर्चा में गए बिना यह कहना पर्याप्त होगा कि चूंकि दृष्टिकोण अपने अनुप्रयोग में एक ठोस रूप लेता है, it may be regarded as a technique, a method. The structural method is based on the belief that in the teaching or foreign language, the mastery of structure is more important than the acquisition is vocabulary. इसलिए इसे एक तकनीक या विधि के रूप में माना जा सकता है। संरचनात्मक विधि इस पर विश्वास आधारित है कि किसी विदेशी भाषा के शिक्षण में शब्दावली के अधिग्रहण की तुलना में संरचनाओं की महारत अधिक महत्वपूर्ण है और अंग्रेजी के अध्ययन में निहित सीमाओं और कठिनाइयों को छात्रों को गहन अभ्यास देकर दूर किया जा सकता है। वोकैबुलरी एंड दैट limitation and difficulties inherent in the study of English can be overcome by giving an intuitive drive in the student in the structure pattern. Is said that the constructing on essential English at the secondary stage of the aspects may be left to wait till college days. This saves the lovers of the strand of English. यानी यहाँ पे हो जाता है अन्य पहलुओं को कॉलेज के दिनों तक इंतजार करने के लिए छोड़ा जा सकता है। इससे अंग्रेजी का स्तर गिरने से बच जाता है। क्वेश्चन आपका हो जाता है राइट एम ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, संरचनात्मक दृष्टिकोण के उद्देश्य लिखिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, संरचनात्मक दृष्टिकोण के उद्देश्य। टू इनेबल द लर्नर्स टू attain mastery over an essential vocabulary of about 3000 root word of active use. शिक्षार्थियों को सक्रिय उपयोग के लिए लगभग 3000 मूल शब्दों की आवश्यक शब्दावली पर महारत हासिल करने में सक्षम बनाना। To teach the 4 fundamental skill, namely our essential vocabulary of about 3000 root word for active use, सक्रिय उपयोग के लिए लगभग 3000 मूल शब्दों की आवश्यक शब्दावली पर 4 मौलिक कौशल सिखाना। टू करेक्ट ऑफ टीचिंग ऑफ ग्रामर एंड कंपोजिशन विद द रीडिंग लेसन, व्याकरण और रचना के शिक्षक को पठन पाठन के साथ सहसंबंधित करना। टू ले प्रॉपर एम्फेसिस ऑफ द Cural oral approaches, active method and the fundamental of formal grammar for this on sake. कुशल मौखिक दृष्टिकोण, सक्रिय तरीकों और इसके लिए औपचारिक व्याकरण की निंदा पर उचित जोर देना, ये यहाँ पे हो जाता है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। डिड्यूस द कम्युनिकेटिव अप्रोच, संचारी दृष्टिकोण का निष्कर्ष निकालें। कम्युनिकेटिव अप्रोच, द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज अ लर्नर कंट्रोल्ड अप्रोच। इन दैट अप्रोच एवरीथिंग फ्रॉम फ्लुएंसी ऑफ सेइंग समथिंग, एक्यूरेंसी एंड अप्रोसिएशंस आर इक्वली इम्पोर्टेंट एंड एन इफेक्टिव यूजर ऑफ लैंग्वेज नीड टू प्रोड्यूस ग्रामेटिकली well formatted sentence, but he should also have the ability to select, mix and use the sentence appropriately, keeping in view the social context. यानी संचारी दृष्टिकोण एक विद्यार्थी केंद्रित दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण में कुछ कहने के प्रवाह से लेकर सटीकता और उपयुक्तता तक सब कुछ समान रूप से महत्वपूर्ण है और भाषा के एक प्रभावी उपयोगकर्ता को व्याकरणिक रूप से सुगठित वाक्य बनाने की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें सामाजिक संदर्भ को ध्यान में रखते हुए वाक्यों का चयन, मिश्रण और उचित प्रयोग करने की क्षमता भी होनी चाहिए। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन द की एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच, संचारी दृष्टिकोण के प्रमुख तत्वों की व्याख्या कीजिए। डिवाइड नन लिस्टन 5 की एलिमेंट्स टू द कम्युनिकेटिव अप्रोच। डेविड नूनन ने संचार दृष्टिकोण के 5 प्रमुख तत्वों को सूचीबद्ध किया है। फर्स्ट नंबर पे आपका हो जाता है एन एम्फेसाइज इन लर्निंग टू कम्युनिकेटिव थॉट इंटरेक्शन इन द टारगेट लैंग्वेज।
लक्ष्य भाषा में बातचीत के माध्यम से संवाद करना सीखने पर जोर। द इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थमेटिक टेक्स्ट इनटू द लर्निंग सिचुएशन, सीखने की स्थिति में प्रमाणिक ग्रंथों का परिचय। थर्ड नंबर पे आपका हो जाता है द प्रोविजन ऑफ opportunities of learning of focus not only on the language but also on the learning process itself, शिक्षार्थी को न केवल भाषा पर बल्कि सीखने की प्रक्रिया पर भी ध्यान केंद्रित करने का अवसरों का प्रावधान। एंड enhancement of the learners on personal experience as important contributing elements of classroom learning, शिक्षार्थियों के अपने व्यक्तित्व अनुभव में वृद्धि कक्षा में सीखने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले तत्वों के रूप में। एन अटेम्प्ट टू लिंक क्लासरूम लैंग्वेज लर्निंग विद लैंग्वेज एक्विजिशन आउटसाइड द क्लासरूम, कक्षा में भाषा सीखने को जोड़ने का एक प्रयास कक्षा के बाहर भाषा सक्रिय। इस तरह से आपका हो जाता है संचारी के। अब यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है डिस्क्राइब द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच, यानी संचारी के गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। इसके गुण और दोषों के बारे में जान लेते हैं, यानी मेरिट्स मतलब क्या होता है, गुण होते हैं, और डिमेरिट्स मतलब क्या होते हैं, दोष होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसको जानेंगे, मेरिट्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच, यानी संचारी जो होता है उसके गुणों को जानेंगे। द इम्प्रूव दियर प्रोनेक्शंस, यानी वे अपना उच्चारण सुधारते हैं। स्टूडेंट्स गेट मोर लैंग्वेज प्रैक्टिस बिकॉज नोबडी फील्स अनहिबिटेड बाई ग्रामेटिकल रूल्स एंड डिफिनेशंस, छात्रों को अधिक भाषा अभ्यास मिलता है क्योंकि कोई भी व्याकरणिक नियमों और परिभाषाओं से झिझक महसूस नहीं करता है। डू टू स्ट्रीट ऑन कन्वर्टिंग इमोशनल आइडियाज एंड थॉट दे एक्यूर फ्लुएंसी एंड एक्यूरेंसी, भावनाओं विचारों और विचारों को संप्रेषित करने पर जोर देने के कारण उनमें प्रभाव और सटीकता आ जाती है। अब डिमेरिट्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच को देख लेते हैं, यानी इसके दोषों को जान लेते हैं। इट रिक्वायर्स एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर हु कुड हेल्प द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन सच कॉन्ट्रैक्ट और कन्वर्जेंस, इसके लिए शिक्षक को और से विशिष्ट प्रयास की आवश्यकता होती है जो छात्रों को ऐसी प्रतियोगिता या बातचीत में भाग लेने में मदद कर सकें। डेंटल क्लासरूम टेक्निक इंटरेस्टिंग द टेक्सुअल लेसन एंड कम्युनिकेटिव टेक्स्ट हैव गोट टू बी evolved for the benefits all the teacher of English, अंग्रेजी के सभी शिक्षकों के लाभ के लिए पाठों और संचार कार्यों को एकत्रित करने वाली विस्तृत कक्षा तकनीक विकसित की जानी चाहिए। तो इस तरह से आपका हो जाता है। थोड़ा सा और बचा है, एक पॉइंट ये भी देख लेते हैं। द मेन प्रॉब्लम ऑफ आवर क्राउडेड क्लासरूम एंड अनविडली benches make group work and face to face decisions very difficult to organize, हमारी भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं और बोझिल बेंचों की मुख्य समस्या समूह कार्य और आमने सामने चर्चा को व्यवस्थित करना कठिन बना देती है। तो इस तरह से आपका सेशन कंप्लीट हो जाता। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। थैंक यू।